hello everyone. Here, one student is there having AIR rank 1 in Banaras Hindu University and some more rank in other universities. So I am making this video with Parti, and he guide you and give you the better strategy for your better preparation. So firstly, I am starting with his introduction. So Parti, kindly introduce yourself. हेलो, थैंक यू मैम। मेरा नाम प्रतीक पांडे है। मैं गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश। एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, वाराणसी। मेरे सब्जेक्ट्स थे जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। मेरा ऑनर्स जूलॉजी में था। एंड इस साल मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स दिए हैं एमएससी इंट्रेंसेस के। मेरा एमएससी बायोकेमिस्ट्री इन बीएचयू और एआईआर 1 था। इन एनवायरमेंटल साइंस सेम इन बीएचयू, एमएससी एआईआर 3 था। And in Hyderabad University, in animal biology, integrated MSc and PhD, AIR 1 था मेरा। And मैंने other exams भी दिए थे, like JNU, DU and all। That's it। Okay, so where you take admission? मैं अभी हैदराबाद में integrated PhD course में। Okay, that's great. So when you start your preparation, Parti? मैंने like अपने ग्रेजुएशन में थोड़ा पढ़ा था, like वो बेसिकली सेमेस्टर ओरिएंटेड था। बट मैंने आफ्टर माय एग्जाम्स मैंने अपनी फाइनल स्टडीज स्टार्ट की थी। So basically it needed a lot of time, and with graduation it was a bit tough, but मैंने after graduation ही try किया था preparation। After graduation, that means you are a dropper? Yeah। Okay. So which books you prefer during your preparation? मैंने like basically one book like we have like Pathfinder, of course, like सारे एस्पिरेंट जानते होंगे उसके बारे में। तो वो एक like kind of summary है जिसमें आपको सारे मतलब कोर्स मेन बुक्स के आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स इन ऑल टॉपिक्स, लाइक बायोकेमिस्ट्री हो गया, साइटोजेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी। तो इस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है सारे सब्जेक्ट्स। एंड अदर बुक्स लाइक कुछ टॉपिक्स उसमें मिसिंग है, so you can refer like for endocrinology there is Hartley, Mackie Hartley, there is Laringer for biochemistry, Kube immunology, and so yes for BHU is like BHU में codates non codates के भी पार्ट्स आते हैं, DU में भी आते हैं। तो उसके लिए हम कोटपाल, नॉर्मल कोटपाल भी है फॉर वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स, ये हम रेफर करते हैं। जैसे काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको ये स्टैंडर्ड बुक्स पाथफाइंडर समझ नहीं आती, तो उनके लिए फिर आपकी साइड से क्या गाइडेंस रहेंगी? अगर लाइक पाथफाइंडर लाइक प्रॉब्लम कर रहा है आपको, तो आप बेसिक्स में भी जा सकते हो, जैसे कि लाइक लेट्स अज्यूम आप लाइक वर्टिब्रेट्स तो आपको पाथफाइंडर में नहीं मिलेगा। आप कोर बुक ही रेफर कर सकते हो अगर आपको पाथ, क्योंकि ऐसा क्या होता है कोर बुक्स के भी लैंग्वेज लाइक फॉरेन ऑथर्स के होते हैं, तो वो भी थोड़े टफ होते हैं। बट आप रेफर कर सकते हो, लाइक आपको एंडोक्राइनोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो आप मैकी हार्डली बुक है, आप उसे रेफर करो। उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है बट आपको काफी डिटेल्ड आइडिया मिल जाएगा। एंड देयर इज अदर बुक्स आल्सो लाइक कुबे फॉर इम्यूनोलॉजी, देयर इज बेंजामिन पियर्स फॉर जेनेटिक्स, तो आप रेफर कर कुबे, सकते हो। बेंजामिन ये सारी काफी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि मेरे पास आते हाँ हैं लाइक रिक्वेस्ट की, जैसे कि रस्तोगी पब्लिकेशन होता है और ऐसे कोई पब्लिकेशंस की बुक्स होती हैं, उनमें लैंग्वेज भी ठीक रहती है और कंटेंट भी आई थिंक ठीक दिया रहता है। तो आपने कभी वो बुक्स को देखा है, अगर कोई एक नहीं नॉर्मल बच्चा एक्चुअली हो? वो क्या होता है ना कि लाइक अब आप जैसे फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में आपको एरर्स नहीं मिलेंगे। तो लाइक इफ यू प्रिपेयरिंग सीरियस फॉर लाइक टाइपर हो गया एंड ऑल एग्जाम, तो आपको लाइक कहीं कहीं ऐसा होता है मिसप्रिंट हो जाते हैं बुक्स में। पाथफाइंडर में भी मिसप्रिंट मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट लाइक ठीक है वो। एंड बेसिक बुक्स का थोड़ा यही दिक्कत होता है, लाइक बिट हाँ हाँ, एरर रहते हैं मिस्टेक उनमें वाला, थोड़े से। या तभी तो एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड तो लाइक आप स्टैंडर्ड है। ओके, सो फिर व्हाट इज योर परफॉर्मेंस इन योर अंडर ग्रेजुएशन? यू आर ए मतलब अच्छे स्टूडेंट थे या फिर वही कि हाँ ठीक है बाद नहीं में पढ़ मेरे लेंगे? नहीं, सेमेस्टर एग्जाम देखिए उतने टफ नहीं होते हैं। आप लाइक सेमेस्टर के लाइक आप एक हफ्ते पहले भी पढ़ लो तो डूएबल, नॉट दैट टफ। बट हाँ, सेमेस्टर लाइक ऐसा होता है कि यूजी का जो कोर्स सिलेबस होता है वो काफी हद तक ऐसा बनाया जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो वही आएगा आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो अगर आप अपना यूजी का सिलेबस अच्छे से कवर करते हो तो आपका सेमेस्टर भी अच्छा जाएगा एंड आप एमएससी के लिए भी लाइक टाइम टू टाइम प्रिपेयर होते रहोगे। तो बेस्ट थिंग कि आप अपने सेमेस्टर्स पे अच्छा ध्यान दो, प्रैक्टिकल्स पे फोकस करो, बिकॉज प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल्स किए जा रहे हैं तो लाइक प्रैक्टिकल बेस पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
एंड मैंने जब इंटरव्यू दिया था, मेरा इंटीग्रेटेड पीएचडी में इंटरव्यू था, पहले मैंने रिटन दिया फिर इंटरव्यू, तो उन्होंने मतलब पूछा मुझसे डायरेक्टली, उन्होंने पूछा कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल्स किए हैं अपने यूजी में, स्पेशली उन्होंने पूछा। मैंने बताया कि लाइक देयर इज अ पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें कराया गया था, एसडीएस था, सेंट्रीफ्यूगेशन, माइक्रोटोम एंड ऑल। तो जैसे मैंने बताया उन्हें कि तो उन्होंने फिर मुझे प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए कि लाइक आप ये बताओ क्या है। तो यूजी का आप लाइक तैयारी अच्छी होती है, लाइक आप अपने साथ साथ में जो पढ़ रहे हो उससे अच्छे से पढ़ो, लाइक ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें और एग्जाम से पहले एक हफ्ते पढ़ें, तो वो फिर दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो फिर इंटरव्यू फिर आपका कैसा रहा, ओवरऑल अच्छा रहा? हाँ, इंटरव्यू ठीक था, लाइक मैंने 100% आंसर नहीं दिए, बट हाँ जैसे कि क्या होता है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे थोड़े से ट्रिकी पूछ लिए, लाइक रिसेप्टर्स एंड ऑल, तो सॉर्ट ऑफ था, बट हाँ मैंने जो आंसर दिए मैंने 100% दिया, लाइक मैंने उसमें कोई गलतियां नहीं की, और जैसे जो मुझे इन नहीं केस आता मैंने कोई उन्हें आगे फ्रेंकली बोल दिया। आगे कोई स्टूडेंट यही एग्जाम दे, इंटीग्रेटेड पीएचडी, और उसको इंटरव्यू फेस करना पड़े, तो उसके लिए फिर आपकी क्या सजेशन है कि? हाँ, इंटरव्यू लाइक आप जब देने जा रहे हो आपको डेट मिलेगा, लाइक 10 दिन का आपको प्रिपरेशन टाइम मिलेगा, तो आप लाइक कुछ ऐसा, पहले तो आप एक इंट्रो तैयार कर लो, लेकिन प्रिसाइज लाइक इन 3 to 4 मिनट्स आप अपने बारे में उन्हें डिटेल बता दो, कोई फालतू लाइक एक्स्ट्रा नॉलेज दे डोंट नीड दैट, बिकॉज आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं और पूरा बेंच बैठा रहेगा, उन्हें आपसे पूछना रहेगा। एंड फिर आप कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करो जो आप उसमें एकदम लाइक मास्टर हो 100%, क्योंकि वो पूछेंगे आपसे कि आप कुछ बताओ, लाइक मैं मुझे उन्होंने पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो मैंने बोला मुझे लाइक साइटोजेनेटिक्स मेनली, लाइक मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने जब बोला साइटोजेनेटिक्स, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया लाइक साइटोजेनेटिक्स पे, कि आप क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ बता दो, लाइक फिर कुछ डिजीज बता दो, एक्स लिंक्ड एंड ऑल। तो अगर आप कुछ कहते हो तो आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दिया फिर उन्होंने मुझे पूछा, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा आपके इंटरव्यू में। एंड प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल से आप कुछ प्रैक्टिकल्स लाइक आप पेज हो गया या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर एग्जांपल, तो आप अगर वो सेलेक्ट करते हो तो आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ लो, एक एक पॉइंट, लाइक कुछ ऐसा नहीं कि आप मिस कर दे रहे हो, क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें पूछना है उसी से, तो आपसे पूछेंगे, तो एटलीस्ट आप कुछ टॉपिक्स एकदम अपना 100% रखो कि आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसमें गलतियां ना करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के Okay, that's great. So, according to you, complete syllabus coverage is important or not? लिए। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज लाइक अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया एज वी सी, लाइक तो हमें अच्छा करना ही पड़ता है, इट्स नॉट लाइक कि हम इतने क्वेश्चंस कर लिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। तो सिलेबस कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वही एक क्वेश्चन अगर कहीं से आ जाता है दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर रैंक, लाइक काफी रैंक ऊपर नीचे हो जाता है दैट एक क्वेश्चन से। तो सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट सिलेबस आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, तभी आप स्कोर कर Uh, पाओगे अच्छा रैंक। Importance of past year questions. That is very important. Like most important, there are two things most important: revision and previous year questions. Like the core. So you need to do it because आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। जैसे क्या होता है, बहुत से अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम कराती हैं, लाइक बीएचयू का हो गया, डीयू, जेएनयू, हैदराबाद, सबका पेपर थोड़ा डिफर करता है, किसी का पेपर लाइक 100% सिमिलर नहीं होता है। तो आप बेस्ट तरीका है पता करने का कि कैसे, जैसे मुझे बीएचयू का अगर करना है तो मैंने 10 ईयर का पेपर डाउनलोड कर लिया, लाइक एमएससी जूलॉजी या बायोकेमिस्ट्री का, अगर मैं उसे लगा लेता हूँ तो मुझे लाइक 50% प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। इट्स वेरी गुड थिंग कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ और उन क्वेश्चंस को आप कोशिश करो याद कर जाओ, समझ लो, लाइक एकदम वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप गलती ना करो, तो ऑब्वियसली वो लाइक लाइक आउट ही क्वेश्चन एक तरह से आपको पता है, आपको सही करना है, और आपको सिलेबस का पूरा आइडिया लग जाएगा, कहाँ से आपको वेटेज पता चल जाएगा, लाइक जैसे कि बायोकेमिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं या साइटोजेनेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इवोल्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इकोलॉजी। तो प्रीवियस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका भी एग्जाम आप दे रहे हो, और ऐसा नहीं कि मैं बीएचयू का दे रहा हूँ तो सिर्फ बीएचयू का ही लगाऊं, नहीं, आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आप कोशिश करो कि जितने भी एमएससी एंट्रेंसेस होते हैं रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट आप वो सॉल्व करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अलग यूनिवर्सिटीज के भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि आप सारे यूनिवर्सिटीज के लगाओ, और प्रीवियस एटलीस्ट 10 ईयर नहीं तो 5 to 6 ईयर लगा ही लो प्रीवियस, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। Okay. So, how students divide time for complete syllabus coverage, repeated revision, PYQ practice, and regular MCQ practice for their better preparation? टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको सब कुछ कवर करना है, देन क्वेश्चंस भी हैं, तो आप डिवाइड कर लो कि लाइक मैंने तो ऐसे ही किया था, मैंने क्या किया, मैंने पाथ फाइंडर से ही मैंने लाइक मेजोरिटी अपनी तैयारी की थी।
तो मैंने लेसन्स को डिवाइड कर दिया कि लाइक फॉर 2 आवर्स मैं अगर जेनेटिक्स पढ़ रहा हूँ मैं जेनेटिक्स पढ़ूंगा, देन अगेन नेक्स्ट 2 आवर आई गो फॉर बायोकेमिस्ट्री और इवोल्यूशन। एंड ये रूटीन मैंने लाइक फॉलो किया, लाइक सेम रूटीन। ऐसा नहीं कि मैं अभी 2 घंटे पढ़ रहा हूँ कल 1 घंटे पढ़ लिया है ना, ऐसा नहीं। फिक्स रूटीन और उसे डेली आप फॉलो करो। एंड बेस्ट थिंग इज रिवीजन। आप लाइक आज पढ़ रहे हो कुछ एंड फिर रात में उसे रिवाइज करो, बिकॉज बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत ज्यादा डेटा है, आप रिवाइज नहीं करोगे आप भूल जाओगे। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हैंड रिटन नोट्स, आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, लाइक आप पढ़ रहे हो जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो आप उसे एक बार पढ़ो, आपको जो लगे इंपॉर्टेंट है आप उससे लिख लो, और फिर उसे कोशिश करो, नॉट डेली इफ नॉट पॉसिबल, आप वीकली उसे एटलीस्ट रिवाइज करो, लाइक इन नाइट और एनी टाइम। टाइम आप फिक्स कर लो, अपना टाइम टेबल बना लो, मैंने इतने टाइम पढ़ाई कर ली, अब मुझे रिवीजन का टाइम बहुत जरूरी है, लाइक वो होना चाहिए आपके टाइम टेबल में। 1 घंटे या 2 घंटे आपको डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एंड पेपर ऑफ कोर्स, आप पढ़ रहे हो, लेट्स से मैंने साइटोजेनेटिक्स पढ़ लिया पूरा लेसन, मैं फिर उसे छोड़ दूं और फील्ड से पेपर ना लगाऊं, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आप अगर पढ़े हो तो आप उससे क्वेश्चंस लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। आप क्वेश्चंस लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, आप अगर लग रहा है तो आपको पता चलेगा ठीक है मैंने ये पढ़ा है, नहीं लग रहा है तो आपको पता तो चलेगा कि मैंने कौन से टॉपिक छूटे हुए हैं या कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं। तो आप फिर से जाओ उस लेसन पे, आप पर्टिकुलर टॉपिक को सेलेक्ट करो, फिर से उसे पढ़ो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, एंड देन क्वेश्चंस लगाओ, लगेंगे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है या आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप फिक्स टाइम टेबल रखो पढ़ने का, देन एमसीक्यू सॉल्व करने का, एंड देन रिवीजन। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पीवाईक्यू को खोला, क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर की देखा, मतलब आंसर को याद कर लिया एक तरीके से। तो फिर नहीं 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 नहीं, पीवाईक्यू, हाँ, किस तरीके से करना चाहिए, ये आप एक सजेशन दो स्टूडेंट को कि उसमें आप देख रहे हो, आपको क्वेश्चन देखते ही दिमाग में पूरा कंसेप्ट घूम रहा है, और जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही है उसका कंसेप्ट पूरे दिमाग में घूम रहा होना चाहिए कि हाँ ये इसलिए ठीक है क्योंकि इसका ये रीजन है, और जो ठीक नहीं है उनका भी कंसेप्ट घूमना चाहिए कि इसमें ये इसका या एग्जैक्ट रीजन था, इस चीज में ये ऑप्शन आता, इसका ऐसे था। तो ऐसे नहीं है कि आप 4 ऑप्शन पढ़ रहे हो, जो करेक्ट आंसर है उस पे स्विच कर रहे हो, बाकी जो रॉन्ग आंसर है उनकी भी अप्रोच आनी चाहिए कि ये ठीक क्यों नहीं है। ये चीज एग्जैक्टली आपने भी इस चीज एकदम, को हाँ ऐसे ही सही। किया हाँ अपनी आप एकदम सही प्रिपरेशन। कहा, लाइक मैं ऐसे ही करता था, मैं अगर कोई क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं ये नहीं देखता था कि कौन सा ऑप्शन सही है। लाइक देयर आर 4 ऑप्शंस, आप सारे ऑप्शंस को इक्वली एनालाइज करो। आप ये मत देखो कि मुझे ये याद है या ये सिमिलर दिख रहा है, आप लाइक टर्मिनेट कर दो बाकी के 3 ऑप्शन। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको पता रहेगा कि ये ऑप्शन इसका नहीं है, तो यू इजिली टर्मिनेट दैट ऑप्शन, तो आपकी गलतियां होने की चांसेस घट जाएंगी। 100% आप निगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स होती है हमारे एग्जामिनेशन में, तो बेस्ट वे टू इवेट निगेटिव मार्किंग कि आप कॉन्सेप्ट रखो और आप एक एक ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करो। लाइक कुछ भी आपसे पूछ रहा है तो आप देखो ये पॉसिबल ही नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता, इसे हटा दिया। लाइक इससे आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे गलत होने के क्वेश्चन। तो सिर्फ याद करना ऑप्शन, वो काम आपको नहीं हेल्प उतना नहीं करेगा। हाँ आपको याद है बहुत अच्छी बात है, आपको ऑप्शंस लाइक कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि लाइक उनका ऑप्शन आंसर यही होता है, लाइक ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा और कुछ नहीं हो सकता, तो उसके लिए तो वो चलो आपका काम कर जाएगा, बट आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से एनालाइज करने पड़ेंगे, उससे आपका गलत होने का चांस बहुत घट जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग बहुत ड्रॉबैक देता है हमारे एग्जाम्स में, लाइक वो बहुत ऊपर नीचे कर देता है। तो आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आप एक एक ऑप्शन अच्छे से एनालाइज करो, और उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। अगर कोई टॉपिक लेट्स से डीएनए पॉलीमरेज से क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप चारों ऑप्शन आपको लगेंगे सिमिलर ही, क्योंकि जेएनयू का हो गया या बीएचयू एमएससी का पेपर हो गया, तो उसके ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको सिमिलरिटीज दिखेंगी उसमें। हैदराबाद का भी जो इंटीग्रेटेड पीएचडी का पेपर था मैंने दिया था, तो लाइक उसमें काफी ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, लाइक आप डीएनए पॉलीमरेज से पूछ दिया या कोनबर्ग एंजाइम से पूछ दिया, और वो सिमिलरिटीज दिखेंगी आपको 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, वो ऐसा करेंगे कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका आप क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रखो, ये बेस्ट तरीका है, आपको क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे ऐसा बेस्ट। जैसे काफी स्टूडेंट्स की मेरे पास ये भी शिकायत आती है कि मैम हमारा कंसेप्ट क्लियर है बट हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो मेरे अकॉर्डिंग वो एक मतलब अगर कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो वहां पे 2 मेजर प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो उनको क्वेश्चन को डिकोड करना नहीं आ रहा, इंग्लिश पुअर है, या फिर उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। काफी बार मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अजम्पशन लेके चलते हैं कि मेरे को तो आता है ये टॉपिक, क्वेश्चन करने जाते हैं तो नहीं बनता, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम तो सब कुछ कर लेते हैं बट हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो हमारा लक ही अच्छा नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि उनको अपनी प्रैक्टिस पे और टाइम देना चाहिए, या फिर
फिर से चेक करना चाहिए कंसेप्ट को, क्योंकि वही है कि या तो यही दो रीजन हो सकते हैं कि या तो लेक ऑफ प्रैक्टिस है। काफी होते हैं कि कंसेप्ट क्लियर है स्टार्टिंग में ही, जब शुरू किया प्रैक्टिस करना तो होता है कि 50 क्वेश्चन किए, मे बी 15 ठीक हो, बाकी सारे गलत हो गए। तो उस टाइम उनको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो लास्ट तक पहुंच पाओगे। पर फिर भी मतलब मैक्सिमम लोग यहीं पे हार जाते हैं कि नहीं छोड़ो, हमसे तो नहीं होगा। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को? जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लाइक फॉर लाइक कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे जेनेटिक्स से जीन डायसेक्शन से क्वेश्चन आ गया, या आपको प्लाज्मिड से कुछ रिकॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो वो लाइक ऐसे क्वेश्चंस हैं, या 3 पॉइंट क्रॉस हो गया, तो आपको लाइक एक बार वो देख लेना होगा। लाइक आप यूट्यूब पर जाओ, चैनल, आपके चैनल पे सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बच्चे वहाँ जा सकते हैं and वो देख सकते हैं। तो एक बार आप आइडिया ले लो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आप लाइक पढ़ भी लो, मैंने भी, मेरे साथ भी होता था, मैं पाथफाइंडर पढ़ रहा हूँ एंड मैंने देखा ये ओके ये न्यूमेरिकल ऐसे है, फिर मैंने लगाया, नहीं लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एक बार वो आइडिया लेना पड़ेगा, क्योंकि बुक के लैंग्वेज थोड़े टफ होते हैं, वो क्वेश्चंस को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो आपसे नहीं लग रहे हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल या थोड़े जो कैलकुलेशन टाइप के होते हैं, आप एक बार उसका सोल्यूशन देख लो, या आप किसी टीचर से पूछ लो, या आपने किसी सीनियर से बात कर लो, या यूट्यूब पर जाओ, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो। एक बार आप देख लो, आप समझ लो, उसके बाद उससे रिलेटेड आप जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसे सर्च कर लो, उसको लगाने की कोशिश करो। ये बेस्ट तरीका है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो उसको लगाने का। आप एक बार अच्छे से उसको देख लो, एक बार पता कर लो कैसे सॉल्व हो रहा है, देन उसके बाद आप उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको लगाने की कोशिश करो, वो लगेंगे डेफिनेटली। और कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं लगा हमसे, या तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप उसको बार बार करते रहो, बिकॉज एक टाइम आएगा आपको समझ में आ ही जाएगा। कोई भी चीज पहली बार में टफ लगेगी, आप 2-3 बार उसे करोगे, सॉल्व करोगे, रिवाइज करते रहो आप, वो एक टाइम के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ में आएगा, तो इट्स नॉट दैट टफ। क्योंकि काफी बार मिक्स हो जाते हैं कि मेरे को ये चीज आ गई हाँ समझ में, बट जब अप्लाई करने जाते हैं नॉलेज को तब वो चीज हाँ, हमें कितनी आती है तब हमें उसकी रियलिटी पता चलती है। इस वजह से कहते हैं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली तो जो एग्जैक्टली, उसीलिए आप, हाँ, हाँ लेसन्स के साथ आप सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मैं पूरा बुक पढ़ लिया एंड लास्ट में मैं सोचूंगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर 10 दिन पहले लगा के चला जाऊं, एग्जाम हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। आप चैप्टर या टॉपिक वाइज आप करो, आप टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, ये बेस्ट तरीका है। आप टॉपिक क्लियर होता जाएगा आपका, नहीं तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, फिर सारे मिंगल हो जाएंगे आपस में, फिर आप लास्ट में सॉल्व करोगे, वो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप एकदम, इसीलिए रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिक्स टाइम टेबल रखो, आप पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, देन उसके बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा रहे हो, फिर रिवीजन कर रहे हो। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तरीका। और रिवीजन के लिए जैसे फ्लैश नोट्स अगर कोई बनाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हो, उनको एक देख के चीजें लिखने वाली तो ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पे काफी जीन्स के, काफी अलग अलग एंजाइम्स के नाम है, वो तो देख के लिख सकता है बच्चा। बट अगर मान लो इनकेस किसी ने 10 पेजेस पढ़े एक दिन में, फिर आप एक पेज लेके बैठो अपने पास, एक नोटबुक, कि मैंने इन 10 पेजेस में क्या समझा, उसको अपने माइंड से उस चीजों को रिकॉलिंग से लिखो। अगर रिकॉल से अपनी खुद की लैंग्वेज में अगर उस चीज को एक हम लिख पा रहे हैं, तो एक ज्यादा अच्छा हमें रिवीजन का वो चीज ऑप्शन देगी कि हाँ, अगर उसको हम फिर बाद में पढ़ेंगे तो हमें एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि हमने क्या टाइम देके, 5-6 घंटे देके जो 10 पेज पढ़े थे, उनका जो हमने यहाँ पे एक फ्लैश नोट्स बनाया, फ्लैश कार्ड जो बनाया हमने हमारे पास, तो वो हमारी लास्ट में हेल्प करेगा। तो ऐसे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं लास्ट के टाइम के लिए, क्योंकि लास्ट में कोई भी पूरी बुक नहीं पढ़ पाता, तो काफी बच्चे नोट्स नहीं बनाते। इसीलिए वो फिर सफर करते हैं कि मैम हमने तो नोट्स नहीं बनाए। तो यही है कि फिर आपने भी नोट्स तो बनाए होंगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम। हाँ, हैंड रिटन नोट इज मस्ट, आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि आप बुक से रिवाइज नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि मैंने बुक से पढ़ लिया, हाईलाइट भी आप कर लो, बट नॉट गोइंग टू वर्क। आप लास्ट टाइम तो रिवीजन लेके बैठोगे ना, अपनी 1000 पेज की बुक, तो आपको इरिटेशन हम्म। होने लगेगा, आप नहीं रिवाइज कर। तो हैंड रिटन यस। नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी लेसन पढ़ो, आप पॉइंट्स लिखो, आप स्टिकी नोट्स ले लो, आप कुछ लाइक, क्या है ना कि बहुत से टॉपिक्स लिंक्ड होते हैं। आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसमें आपको लाइक कैंसर मिल गया, देन कैंसर में कोई P53 जीन आ गया, आप फिर वहां से लाइक वो टॉपिक आप रिलेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका दोनों टॉपिक साथ में रिवाइज हो जाएगा। तो हैंड रिटन नोट्स का यही फायदा है, आप लिख के रखे हो अपने पास, आप लाइक आप देख रहे हो मैं सेल बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, अभी मुझे साइटोजेनेटिक्स में जाना है, फिर आप लगोगे वो पेजेस टर्न करने, तो उससे अच्छा आप हैंड रिटन नोट्स रखो, आप तुरंत स्विच कर जाओ, मैंने कहाँ लिखा था साइटोजेनेटिक्स, उन दोनों पॉइंट्स को वहां लिख लो। इससे क्या होगा, आप जब रिवाइज करोगे वो दोनों टॉपिक आपका एक एक टाइम पे रिवाइज हो जाएगा, तो ये आपका टाइम भी बचेगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा, वो दोनों रिफ्रेश हो जाएंगे, दोनों याद रहेंगे आपको। तो हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज
और कोई ऑप्शन तो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि आप बुक से सिर्फ हाईलाइट करके चाहो करना, वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेबोरियस हो जाएगा। तो आप एक डायरी रखो या पेजेस A4 शीट्स पे आप हैंड रिटन नोट्स बना लो, वो बेस्ट है। और बुलेटिन्स बनाओ, ये नहीं कि आप थ्योरी लिख रहे हो पूरे लाइक चीजें लिखने बैठ जाएं, वो नहीं करना, हमें सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देना है। तो आप पॉइंट्स बनाओ, एकदम टू द पॉइंट लिखो, लाइक एरो डायग्राम, कोशिश करो आप एरोज बनाओ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो बहुत टाइम बचाएगा आपका। आप लिखने बैठोगे आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, सेंटेंस मेकिंग नहीं करना है आपको, एकदम डायग्रामेटिक पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ये आंसर है, डायग्राम बनाया ऐसे लिख दिया, उससे आपका टाइम बचेगा। और रिवीजन करते टाइम आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आप सेंटेंस पढ़ने नहीं बैठोगे, आप देख रहे हो, एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा, बहुत टाइम बचेगा आपका रिवीजन करने में। यस यस। सो आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम कोई कोचिंग की हेल्प ली थी या सेल्फ स्टडी किया था सब कुछ? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी ही किया, क्योंकि मैंने देखा था पेपर लाइक आप ठीक से पढ़ो, एनालाइज करो, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था, मैं घर पे था, मैंने लाइक बुक्स रेफर किए, मैंने यूट्यूब आपके चैनल से मैंने लाइक प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाए। तो बेस्ट है, आप कोचिंग भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। कोचिंग जाओ, आपको कोचिंग में आइडिया लगेगा, जैसे कि कई बच्चों को दिक्कतें होती हैं, लाइक जैसे आपने बताया था कि क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप कोचिंग में हो तो आप टीचर से हेल्प ले लो, वेरी गुड, आप बात कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, आपको अगर लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत है, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। नहीं, ऐसा कोई वो कंपलसरी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी अगर अच्छे से ईमानदारी से करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देयर इज नो डाउट। यहाँ पे जैसे मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि मैम हाँ। अगर हम कोचिंग लेंगे तो दूसरे बच्चे हमें बोलेंगे अरे तूने तो कोचिंग ली है, तेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना था, हम तो सेल्फ स्टडी करते थे। तो ये जो ऐसी बातें होती हैं, यहाँ पे मेरे को लगता है कि चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ो चाहे आप कोचिंग से पढ़ो, अल्टीमेट गोल है पढ़ना और एग्जाम क्लियर करना। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि बच्चा खुद से चीजों को हैंडल कर पा रहा है, इधर उधर से उसको गाइडेंस मिल रही है तो उससे उसका काम चल रहा है। कोचिंग में अगर कोई जा रहा है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें उस बच्चे का प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि उसको चीजें नहीं समझ में आ रही थी तो वो किसी की गाइडेंस में रह के समझ रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही थी तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। अल्टीमेटली दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों ने एग्जाम दिया, दोनों ने क्वालिफाई किया, तो दोनों चीजें बुरी नहीं है। पर सेल्फ स्टडी वाला क्वालिफाई कर गया और जो जिसके दिमाग में था कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, खुद से ना चीजें समझ में आ रही ना क्वेश्चंस लग रहे, और वो इस डर से उसने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया कि कल को दूसरे कहेंगे तू तो कोचिंग में जाता था, तो फिर वही बात है ना कि बल्कि लाइफ टाइम ये रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैं किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ लेता। किसी की गाइडेंस में पढ़ना आई थिंक कोई बुरी बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम एक टीचर होता ही इसीलिए है कि जो हमें कुछ सिखा सके और जो हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो खुद से नहीं चीजें कवर कर पाते उनको फिर आप क्या गाइड करना चाहोगे? कोचिंग इज लाइक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग आपको ज्वाइन करना है आप करो, लाइक वो अपने कन्वीनियंस के ऊपर है कि मेरे पास टाइम है, मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ कोचिंग। लाइक कोचिंग में बस देखो, प्रॉब्लम हर जगह वही है कि लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो। आप कोचिंग भी जा रहे हो, अगर आप वहाँ लाइक 4 घंटे दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, फिर आप घर पे आके रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर मतलब नहीं, वो आपका कंप्लीट टाइम वेस्टेज है। और इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत कवर कर लोगे उसे। तो अगर आप हम्म। कोचिंग जा रहे हो तो लाइक आप सीरियस रहो, वहाँ जाओ, अटेंटिव रहो, क्लास करो एंड क्वेश्चंस लगाओ, डाउट्स पूछो। तो उसे लाइक कंप्लीट यूज करो, इट्स नॉट लाइक कि आप बस जा रहे हो, इट्स लाइक फॉर्मेलिटी, आप स्कूल जा रहे हो, वैसा वैसा नहीं करना है। और अगर आपको नहीं करना है तो आप घर पे सेल्फ स्टडी करो, बट हाँ दोनों ही चीजें ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग नहीं जाओ या जाओ, लाइक बोथ ऑफ देम आर गुड, आप दोनों ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब टू यू कि आप कैसे मैनेज करना चाहते हो, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली एक स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, चाहे अगर इन केस कोई कोचिंग जा रहा है किसी की गाइडेंस में पढ़ रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो टीचर सब कुछ आपके दिमाग में डाल देगा। जैसे इस साल मैंने 2022 बॉटनी और लाइफ साइंस एंट्रेंस की कोचिंग के लिए मैंने सिर्फ डाला था कि जिसको जरूरत है वो ज्वाइन कर सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आप 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दोगे ना, आप हमें सब कुछ याद करवा दोगे ना। तो ये है कि एक टीचर जैसे मैं हूँ, मैं उस 5 महीने में सिलेबस तो मैं करवा दूंगी, पर अल्टीमेटली जब तक बच्चा खुद से एफर्ट नहीं करेगा, खुद से रिवाइज नहीं करेगा, तो सामने वाला अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसमें फिर ऐसे बच्चे फिर ऐसी बातें बोलते हैं कि कोचिंग भी ज्वाइन किया और कुछ हुआ भी नहीं। तभी तो कहते हैं कि एक कोचिंग में अगर 50 बच्चे हैं, वहां से 5 का सिलेक्शन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सेल्फ भी सीरियस थे। चाहे सेल्फ स्टडी एग्जैक्टली। करो चाहे कोचिंग में जाओ, सीरियस तो बच्चे को होना पड़ेगा। कोचिंग में ये है कि आपको कोई रेगुलर गाइड करने वाला, सेलेक्टिव स्टडी या करवाने वाला मिल जाएगा। आपको खुद से एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, वो आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे उधर से। तो यही है। और सेल्फ बाकी स्टडी आपने इट्स कोई लाइक ना कि आपको, हाँ, सेल्फ स्टडी में आपको वो चाहिए, लाइक ऐसा नहीं कि मैं सोच लिया सेल्फ स्टडी करना है, मैं 10 दिन पढ़ाई किया फिर छोड़ दिया।
तो ये आपका माइंड लाइक एकदम होना चाहिए डिसाइडेड कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी करने रुक रहा कंसिस्टेंसी हूँ होनी चाहिए एजुकेशन के सबसे। टाइम। हाँ, लाइक आपको होना चाहिए सेल्फ कंट्रोल कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ फिर मैं छोड़ दिया नहीं। कोचिंग में लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं कि लाइक चलो एक रिदम बना रहेगा, हमारा टाइम टेबल लाइक हमसे हो नहीं पा रहा है तो एटलीस्ट हम जाएंगे हाँ, तो टाइम उसके लिए हम पढ़ लेंगे। तो नहीं, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अंटिल अनलेस आप सेल्फली मोटिवेटेड हो, आप खुद से चाह रहे हो पढ़ना, तब तक लाइक बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा है तो। हाँ, इसलिए जैसे एक मेरी आप टॉपर डिपेंड तो स्टॉक स्टूडेंट पे ही करता है। हाँ। एक मेरी टॉपर स्टॉक में एक बच्चे ने बोला था कि आप खुद ही पढ़ना नहीं चाहते तो कोई आपको पढ़ा भी नहीं सकता। सबसे पहले तो खुद तो चाहो कि मेरे को पढ़ना है। हाँ। अभी जैसे मैंने शुरू किया है तो बच्चे कुछ ऐसे हैं कि मैम आप सब कुछ करवा देना, हमारे अप्रैल में एग्जाम है। तो मैम तो करवा देगी, तो दूसरे बच्चों को भी तो खुद को भी तो हाँ। करना पड़ेगा। तो फिर वही है कि जब तक खुद खुद कुछ नहीं करना चाहते तब तक सामने वाला आपको कुछ भी नहीं करवा सकता। यही है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द डूज एंड डोंट फॉर एन आइडियल प्रिपरेशन? तो थिंग इज कि आपको डूज में क्या करना है, आपको पहले तो अपना टाइम टेबल फिक्स करना है कि मेरा टाइम टेबल ये है, मेरा थ्योरी पढ़ने का टाइम ये है, देन रिवीजन है। ये आपके डूज में आएंगे। एंड आपको पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। हैंड रिटन नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, टाइम टू टाइम बनाते रहो, रिवीजन करो, टाइम टेबल अपना एकदम फिक्स रखो, उसे चेंज मत होने दो, क्योंकि वो लाइक आपका रिदम बना रहेगा। इट्स वेरी गुड थिंग। आप टाइम से पहले अपना सिलेबस कवर कर लोगे। एंड आप कोशिश करो कि लाइक आप एक्स्ट्रा टॉपिक, जैसे क्या होता है ना कि एमएससी के एंट्रेंसेस थोड़े प्रिसाइज होते हैं, वो डीप डाइव नहीं करते हैं। जैसे कि आप सीएसआईआर का अगर दे रहे हो तो उसके क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वो लाइक ऐसे ऑप्शंस देंगे आपको ना कि आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है। तो वो बहुत लिंक्ड रहता है ऑप्शन। एमएससी में ऐसा नहीं होता। एमएससी के बहुत से पेपर्स लाइक जेएनयू और कुछ पेपर्स में होते हैं, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं। तो आपको वो पूछेगा पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइज आंसर पूछेगा। तो अब लाइक एमएससी में से क्या होता है कि आप, मैं जेनेटिक्स का रेफरेंस दे देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा पसंद है वो। तो उसमें लाइक आपको प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है। तो लाइक एमएससी में यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पे उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और अगर आप पाथफाइंडर ही उठा लो, आप पढ़ने बैठ जाओ, आप प्रोकैरियोटिक में आप चलो अपना पढ़ लिया, थोड़ा छोटा रहता है वो, आप यूकैरियोटिक पढ़ने लगे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएससी, तो आप आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आने हैं। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं हमारे एमएससी एंट्रेंस में। तो अगर हम अपना ये प्रोकैरियोटिक छोड़ के हम यूकैरियोटिक पढ़ने लगे तो वो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो हमारे अभी काम नहीं आएगा। सीएसआईआर में आएगा, बट पहले तो आपको एमएससी देना है। तो आपको जो एग्जाम देना है उसके बारे में आप एकदम श्योर रहो कि क्या क्या पूछ रहा है। हमें एकदम स्टिक करना है अपने पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि टाइम कम रहता है, सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये आपको एकदम करना है कि लाइक आप फालतू मत पढ़ो, आप वही पढ़ो जो पूछा जा रहा है, प्रिसाइज पढ़ते रहो, अपना रिवीजन करो, टाइम टेबल बनाओ, नोट्स बनाओ, ये आपको करने हैं। डोंट्स में आपके आ जाएंगे कि आप फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है, टाइम वेस्ट करोगे तो फिर एंड में आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा और एक साथ कवर करने में। आप प्रिसाइज नोट्स बनाओ, लिखो मत ज्यादा उसमें, लाइक सेंटेंसेस मत क्रिएट करो, आप डायग्रामेटिक बनाओ, आपको हेल्प होगा रिवीजन करने में। पीवाईक्यू सॉल्व करो, वो अगर आप छोड़ दोगे लाइक कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए, चलो छोड़ दिए, बाद में लगा लूंगा, एक्यूमुलेट करके लगा लूंगा, वो एकदम नहीं करना है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन नहीं याद रहेंगे। हमें लगता है कि हम लास्ट टाइम से सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे दिमाग में रहेगा, एज अ मेमोरी रहेगा कि हम देखेंगे तो वो हिट कर जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो आया था, इसे टिक कर दिया। ऐसा नहीं होता है। तो आपको अच्छे से करना है, लाइक वो इट्स नॉट लाइक कि आपको कोरम पूरा कर रहे हो कि आप पढ़ के चले गए, बस ऐसा नहीं। ये सब आपको नहीं करना है। और लाइक ज्यादा अपना टाइम इन सब चीजों में मत दो कि लाइक एक टॉपिक मैंने देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसी को पढ़े जा रहा हूँ। ये मत करो आप, क्योंकि सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको कोई नहीं पसंद, जैसे कितने लोगों को लाइक इकोलॉजी नहीं पसंद होता है, तो वो कहते हैं चलो छोड़ दें इकोलॉजी, या प्लांट फिजियो छोड़ दिया, बट उससे काम नहीं चलेगा। आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से आ रहा है, आप वो छोड़ दोगे तो फिर वो रैंक आपका खराब कर देगा। तो आपको सारे टॉपिक्स इक्वल वेटेज पे रखने हैं, ऐसा नहीं जितना जिसका वेटेज है आप सबको पढ़ो। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक छोड़ दिया मैंने, ये मुझे नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप छोड़ दो, आप सोचो कि चलो इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं देखा जाएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएंगे, आपको नहीं आइडिया रहेगा। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको बहुत डिफर कर देगा ऊपर नीचे रैंकिंग में। तो ये आपको नहीं करना है ये सब चीजें। ओके। सो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला प्रिसाइज पढ़ना है, तो इस चीज पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। प्रिसाइज का मतलब जैसे आप अगर नीट लेवल का पढ़ रहे हो तो वो आपको 100% पढ़ना है। बट काफी बच्चे मैंने या ऐसे देखे हैं कि एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीएसआईआर नेट की कोचिंग उन्होंने ज्वाइन कर रखी है कि नेट की कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे हाई लेवल के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो वो चीज भी आपके लिए नहीं, हार्मफुल है, क्योंकि उसमें फिर हाँ एग्जैक्टली, एक्सेसिविटी है। एक्सेस मतलब आप अपना हाँ, टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, हाँ, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और सीएसआईआर इतने आपको, हाँ, एक्सेस फिर वो नहीं कर पाओगे, कवर नहीं कर पाओगे चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में हार्मोन्स की बात करें, सब लोग फेमिलियर होंगे उनसे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन।
जैसे 12th लेवल का हम पढ़ेंगे नीट में, उसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म, कुछ कुछ जनरल फंक्शंस वो दिए होंगे। अगर हम CSIR नेट की बात करें तो उसमें आ जाता है बायोसिंथेसिस कैसे होती है इनकी, मोड ऑफ एक्शन इनका क्या है, इनका पूरी दूसरे हार्मोन से कैसे ये कनेक्टेड हैं, अगर म्यूटेशन केसेस आ जाएं तो उनके क्या रिजल्ट है। मतलब एक हार्मोन पे आपको 10-20 पेज की डिटेल मिल जाएगी। तो आपको उस लेवल का नहीं कर रहे हैं। बट जैसे DU BHU के एग्जाम है, इनमें क्या आता है कि नॉर्मल जितना था नीट का वो तो है ही, पर जैसे बायोसिंथेसिस जो है हार्मोन्स की वो सब में आती है, जो MSc एंट्रेंस के एग्जाम है, कि इनका प्रीकर्सर क्या है, जो थायराइड हार्मोन है जैसे प्रीकर्सर मिथ्योनिन है। तो इतना फिर सबको नॉलेज होना चाहिए कि बायोसिंथेसिस कैसे हो रही है। पर जैसे मोड ऑफ एक्शन है उस पर सबको स्विच नहीं करना, क्योंकि वो वाली चीज फिर आपकी CSIR लेवल की चली जाती है। तो इतना आइडिया फिर या तो आप किसी के गाइडेंस में, या फिर आप किसी से एक बार किसी की टीचर की क्लास ज्वाइन करके, तो आप इतनी चीजों को आइडिया ले सकते हो कि हमें कितना पढ़ना है। और या फिर खुद अगर एनालिसिस कर सको तो PYQ से आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि अच्छा कहाँ से क्वेश्चन आए हुए। और ये सबसे बड़ी मेन स्टूडेंट की दिक्कत है कि या तो नेट की ही कोचिंग ले लेंगे या फिर नीट के ही मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, जितना जरूरी होता है उस पे वो चीज मिस हो जाती है मैक्सिमम की, इसलिए सफर करते हैं सारे स्टूडेंट्स। सो फिर प्रतीक, आपकी साइड से कोई एडिशनल टिप जो कन्वर्सेशन में रह गई हो और आपको ऐड करनी हो? एडिशनल ऐसा तो नहीं है, बट हाँ लाइक मैं यही कहूँगा कि लाइक वही आप अपने बुक एक डिसाइड कर लो आपको कौन सी बुक पढ़नी है, फिर आप अपने नोट्स बनाओ, टाइम टेबल फिक्स रखो। टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि आप रेगुलर सिलेबस ज़्यादा आप रेगुलरली पढ़ोगे तो आपको तभी हेल्प करेगा, वो एक बार में नहीं हो पाएगा। एंड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ आप, हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन पॉइंट्स वही है, लाइक 2-3 चीजें हैं जो आपको करनी है रेगुलर बेसिस पे, आप अगर वो करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी सक्सेसफुल। इतना शॉर्टकट तो नहीं। ओके, सो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट हमारी साइड से। और आपको स्टडी विद पूजा मित्तल चैनल ने कितना सपोर्ट किया अपनी प्रिपरेशन में? आप कब इस चैनल पे आए? हाँ, मैं लाइक यूट्यूब के चैनल्स पे रहता हूँ, मैंने आपके भी चैनल्स पे काफी फॉलो किया है, क्योंकि मुझे लाइक मैं भी ऑफ कोर्स मैं भी तैयारी कर रहा था, तो मुझे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और कई बार ऐसा होता है कि आप नेट से PDF डाउनलोड कर लिए, आपको उसमें आंसर नहीं मिलेंगे, उसके आंसर मिलेंगे भी तो वो लाइक सिर्फ 1-2 ऐसे करके ऑप्शन दिए रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑप्शन तो दिख जाते हैं, बट हमें ये नहीं समझ में आता है ये ऑप्शन सही क्यों है। इसके लिए आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो आपके चैनल पे मैंने गया था, आपके चैनल पे सारे सॉल्व हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, बॉटनी के भी हैं। तो उससे आपको लाइक ऑप्शंस में पता चल जाएगा, गुड थिंग। और आपका टाइम बचेगा, आपको डाउनलोड नहीं करना है, फिर आप लाइक बैठ के चेक कर रहे हो कि ऑप्शन कौन से हैं। आपका वो टाइम बचेगा, आप क्वेश्चंस देख रहे हो, क्वेश्चंस के आंसर देख रहे हो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में भी कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि आप लोग बताते हो चैनल पे, तो आप बता रहे हो कि ये है, चलो टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड भी 5-6 पॉइंट्स आपको वहां मिल जाते हैं। तो एक तरह का आपका एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको गेन हो रहा है, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, आपको बहुत से पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपके चैनल से मैंने काफ़ी हेल्प किया था, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लगाए थे वहाँ जाके, तो मेरा टाइम बचा एंड ऑल, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं चैनल प्रेफर करता हूँ, आपके चैनल से सारे हैं, ऐसा वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, ये सुन के अच्छा लगा। सो थैंक यू प्रतीक फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट। ओके, ठीक है थैंक यू फिर, सो मच। थैंक ओके। यू।